Hello guys. In this lecture we are going to study about Lemie's theorem. This is the last part of your vector algebra you are going to need in physics. Physics में आपको जो वेक्टर अलजेब्रा लगेगा उसका ये लास्ट पार्ट है. Lemie's theorem. इसको Lemie's theorem, Lamy's theorem, Lamy's theorem. So different pronunciations are there. Whatever be the thing, this is the last part of your वेक्टर अलजेब्रा में ये लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हो आप लोग. सो विल स्टार्ट. छोटा सा पार्ट है, इमीडिएटली खत्म हो जाएगा, नॉट दैट हार्ड. सो कंसिडर करके चलो, देयर आर 3 वेक्टर्स. ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, ये एक वेक्टर सी है, जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाए गए हैं एंटी क्लॉकवाइज. आप ठीक से देख सकते हो. एंड दे आर कंप्लीटिंग अ कंप्लीट पॉलीगॉन. ठीक है. नाउ इफ यू रिमेंबर, हमने एक वेक्टर लॉ पढ़ा था एडिशन ऑफ पॉलीगॉन के लिए. तो वहां पे जब हमने लगाया था तो हमने कहा था कि जब वेक्टर्स जो होते हैं वो अगर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाए जाते हैं तो रिवर्स ऑर्डर का जो भी एक वेक्टर होता है विच एंड्स द पॉलीगॉन स्ट्रक्चर, वो जो होता है वो उन सब वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है. ये हमने वहां पे देखा था. अभी एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहाँ से लेके एक वेक्टर, यहाँ से लेके दूसरा वेक्टर, यहाँ से लेके तीसरा वेक्टर, ये 3 वेक्टर्स है यहाँ पे. अब ये जो 3 वेक्टर्स है, इन तीनों वेक्टर्स ये तीनों वेक्टर जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन फिर भी वो कंप्लीट कर रहे हैं एक पॉलीगॉन. ठीक है ना. अगर ये तीनों एक पॉलीगॉन कंप्लीट कर रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट क्या हो सकता है? तो बेसिकली वेक्टर्स ही खुद पॉलीगॉन कंप्लीट कर रहे हैं. तो पॉलीगॉन लॉ में हमने देखा था कि पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, ये पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो भी वेक्टर होता है दैट इज गोइंग टू बी रिजल्टेंट. तो यहां पे अगर उनको ज्वाइन करूंगा तो मुझे कौन सा वेक्टर मिलता है? 0 वेक्टर. यानी बेसिकली एडिशन ऑफ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज गोइंग टू बी 0. ठीक है. ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज गोइंग टू बी 0. ठीक है. सो ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू माइनस सी बार. ये इक्वेशन नंबर 1 पकड़ लो. उसके बाद मैंने दोनों साइड में ए बार से क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया. दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी ए बार से क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया. तो मुझे ये मिला. नाउ अब मुझे पता है कि ए बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू 0 एंड ए बार क्रॉस बी बार मैंने यहाँ पे ले लिया. ठीक है. तो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 0. तो मुझे क्या मिला? ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस ए बार क्रॉस सी बार. उसके बाद ए बार क्रॉस सी बार को मैंने सी बार क्रॉस ए बार कर लिया, तो ये माइनस साइन कट हो गया एंड वी गॉट दिस. क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस बी बार क्रॉस ए बार. तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, माइनस ए बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू सी बार क्रॉस ए बार. ठीक है. वी रिवर्स द ऑर्डर. नाउ ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया मुझे. तीसरा इक्वेशन क्या कहता है? जैसे मैंने यहाँ पे दोनों साइड में ए बार से क्रॉस प्रोडक्ट लिया था, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में दोनों साइड में मैं बी बार से क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ. तो मैंने दोनों साइड में बी बार से क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया. तो मुझे क्या मिला? बी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस बी बार क्रॉस सी बार. ठीक है. सो माइनस ए बार क्रॉस बी बार. ठीक है ना. क्योंकि यहाँ पे ये बी बार क्रॉस बी बार कितना मिल गया मुझे? 0. ये बी बार क्रॉस बी बार 0 मिल गया. सो ए बार बी बार क्रॉस ए बार जो है उसको मैंने माइनस ए बार क्रॉस बी बार लिख दिया. सो माइनस ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मुझे माइनस बी बार क्रॉस सी बार मिल गया. तो दोनों साइड से माइनस कट हो गया. आई गॉट बी बार ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस सी बार. ठीक है. और एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बुक्स जो है उसमें सिर्फ बार देने के बजाय वहां पे ऐसे एरो दिया जाता है. एक्चुअली वेक्टर्स जो होते हैं ना, तो वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन ही होता है वेरिएबल विथ एरो अबव इट. एक्चुअली ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स हैं, लेकिन हम उसमें थोड़ा सा लिबर्टी लेते हैं एंड वी जस्ट डू बाय जस्ट बार्स, लेकिन एक्चुअली उसके ऊपर एरो होना चाहिए. ओके. कमिंग बैक टू द आवर पॉइंट. तो मुझे एक इक्वेशन मिला, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू सी बार क्रॉस ए बार. दूसरा इक्वेशन मिला, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस सी बार. ठीक है. सो फाइनली मुझे क्या मिलता है? ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू सी बार क्रॉस ए बार. इन 2 इक्वेशन से, ये वाला एक इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, इन 2 इक्वेशन से मुझे क्या मिलता है? ये वाला फाइनल इक्वेशन मिलता है. ठीक है. सो अब यहाँ पे ठीक से देखो, ये ए बार क्रॉस बी बार जो है इसको मैं ए बी साइन और उन दोनों के बीच का एंगल लिख सकता हूं. तो ए बी
ठीक से देखो, ये ए है आपका, ठीक है ना, ये ए है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, ये है ए, आपका ए वेक्टर है, और ये आपका बी वेक्टर है। उन दोनों के बीच का अगर मुझे एंगल निकालना है, ठीक से देखना, उन दोनों के बीच का अगर मुझे एंगल निकालना है तो मुझे उन दोनों के टेल्स जो होते हैं वो टेल्स मैच करने पड़ते हैं। तो यहाँ से मैंने उठाया इस वेक्टर को और यहाँ पे रख दिया, ये मेरा ए बार वेक्टर आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल जो है, दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार। ये दोनों वेक्टर जो है, इन दोनों के बीच का एंगल नॉट गैमा, इट इज 180 माइनस गैमा, ये उन दोनों के बीच का एंगल है। सिमिलरली सी बार और बी बार, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो अल्फा नहीं है, इट इज बेसिकली 180 माइनस अल्फा। और बी ए और सी के बीच का एंगल बीटा नहीं है, इट इज 180 माइनस बीटा, ठीक है। सो वी गॉट द आइडिया कि बीटा नहीं है, 180 माइनस बीटा। तो हमें समझ में आ गया कि जब कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल लेना होता है तो मुझे उनके टेल्स मैच करने पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे अगर ए बार बी बार के टेल्स मैच किए तो ये तो हेड है, तो मैंने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, तो ये वाला वेक्टर मेरा ए बार हो गया, ये वाला ऊपर वाला वेक्टर बी बार, तो ये वाला जो एंगल है विच इज 180 माइनस गामा, ठीक है। तो ये ऐसे ही मैंने ये पुट कर दिया, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी साइन 180 माइनस गामा, बी सी साइन 180 माइनस अल्फा, सी ए साइन 180 माइनस बीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा हुआ है कि 180 माइनस गामा, साइन ऑफ 180 माइनस गामा इज नथिंग बट साइन गामा, ठीक है। याद रखना, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो याद रखना कि ये क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी एंड ये वाली क्वांटिटी, ये दोनों सेम है। मैं देखो याद रखना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना, मैं 180 माइनस गामा इज इक्वल टू गामा नहीं कर रहा हूं, साइन 180 माइनस गामा इज इक्वल टू गामा कर रहा हूं, साइन गामा कर रहा हूं, ठीक है ना। सो साइन 180 माइनस गामा इज इक्वल टू साइन गामा, वैसे ही साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, एंड साइन 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा, ठीक है। अब ये थ्रू आउट जो ये तीनों इक्वेशन, ये तीनों टर्म्स है, थ्रू आउट सारी टर्म्स को मैं डिवाइड बाय एबीसी करता हूं, तो मुझे क्या मिल जाता है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय एबीसी वी विल हैव साइन अल्फा अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बी इज इक्वल टू साइन गामा अपॉन सी, ठीक है। यानी अगर वेक्टर्स इस स्ट्रक्चर में होते हैं, वेक्टर्स अगर इस स्ट्रक्चर में होते हैं तो एक एंगल का साइन और उसके सामने वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, उसके बाद विच इज इक्वल टू दूसरे वेक्टर का दूसरे एंगल का साइन और उसके सामने वाला वेक्टर, ठीक है। अल्फा अगर एंगल पकड़ा मैंने तो अल्फा के सामने वाला वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड। तो ये रेशियोज जो होते हैं, ये रेशियोज इक्वल होते हैं, दिस इज लामीज थ्योरम। लामी ने ये कहा है कि इन इफ द वेक्टर्स आर क्रिएटिंग अ पॉलीगॉन, टू बी प्रिसाइज अ ट्रायंगल, ठीक है, बिकॉज लामी ने ट्रायंगल के लिए डिफाइन किया है उसको। सो आपके वेक्टर जो है वो अगर ट्रायंगल तैयार करते हैं विच इज इन ऑर्डर, ठीक है ना, अगर एक ट्रायंगल तैयार कर रहे हैं आपके वेक्टर्स, तो वो जो वेक्टर्स हैं तो उन वेक्टर्स में जो भी एंगल और साइड का रिलेशनशिप होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ साइड एंड वो जो उससे करस्पॉन्डिंग एंगल है, उनका रिलेशनशिप जो होता है वो रिलेशनशिप दिया जाता है इस तरह से कि कोई भी एंगल और उसके सामने की साइड, इनका रेशियो पूरे के पूरे ट्रायंगल में सेम होता है, ठीक है। ये जो तीन वेक्टर्स हैं, इन तीन वेक्टर्स को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, गेटिंग द पॉइंट। तीन वेक्टर्स ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यानी ये एंगल और ये साइड, ठीक है ना, इस एंगल का साइन और ये साइड, इस एंगल का साइन और ये साइड, उसके सामने वाली साइड, और इस एंगल का साइन और उसके सामने वाली साइड, ठीक है। तो ये मैं इनका रेशियो जो है मैं इक्वेट कर सकता हूं, ठीक है। सो दिस इज लामीज थ्योरम, ठीक है। इस पे एक एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आएगा व्हाट एग्जैक्टली, हाउ एग्जैक्टली इट इज यूज्ड। एक एग्जांपल करते हैं, पी क्यू आर आर थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स, यानी एक ही प्लेन में है। लामीज थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स ओनली, याद रखना, लामीज थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स ओनली। सो पी क्यू आर आर थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट एंड आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। लामीज थ्योरम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी अभी वहां पे कोई भी मोशन नहीं हो रही है, no kind of motion is happening over there, so which is called as equilibrium. So there are three coplanar forces acting at a point and are in equilibrium, यानी forces तो act हो रहे हैं लेकिन वहां पे कोई भी
मोशन नहीं हो रही, इसका मतलब सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वहां पे। सो P इज इक्वल टू दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 1.318 kg वेट दिया हुआ है। तो याद रखना kg वेट इज अगेन द यूनिट ऑफ फोर्स, तो इट कैन बी इक्वेटेड विथ न्यूटन, ठीक है ना। kg वेट इज इक्विवेलेंट विथ न्यूटन। इसके बारे में डिटेल में हम ग्रेविटेशन चैप्टर में बात करने वाले हैं, सो अभी के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ईजी है, कुछ ऐसे हार्ड नहीं है। kg वेट इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, याद रखना, टू बी प्रिसाइज इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वेट, ठीक है, वेट मेजर करने के लिए उसको यूज किया जाता है, ठीक है। देन साइन थीटा 1 इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, देन वैल्यू ऑफ r इन kg वेट, फिगर दी हुई है, फिगर इज लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो P है, ये P है, इफ, ठीक है ना, ये P है, ये 150 एंगल दिया हुआ है, ये थीटा 1 दिया हुआ है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r, ये r फाइंड आउट करना है हम लोगों को, ठीक है ना, r फाइंड आउट करना है। अब लैमिस थ्योरम क्या कहता है, लैमिस थ्योरम ये कहता है कि लैमिस थ्योरम ये कहता है कि ये r डिवाइडेड बाय उसके सामने वाला एंगल का साइन, ये q डिवाइडेड बाय उसके सामने वाला एंगल का साइन, ये p डिवाइडेड बाय उसके सामने वाले एंगल का साइन, इन तीनों, ये तीनों रेशियो इक्वल होते हैं, तो हम उसी का यूज करेंगे। p डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय साइन थीटा 2 इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय साइन 150, ठीक है ना। ये लैमिस थ्योरम मुझे बताता है, तो अगर ये लैमिस थ्योरम मुझे बताता है 1/93 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 इज इक्वल टू r अपॉन साइन 150, जो नोन चीजें वही रखेंगे, बाकी चीजों की रखने की जरूरत नहीं है। सो मुझे पता है P दिया हुआ है 1.93 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 निकालना है हम लोगों को, सॉरी दिया हुआ है साइन थीटा 1, r निकालना है, और साइन 150 दिया हुआ है। सो विल सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइनली विल गेट द आंसर एज 1। फाइनली आंसर क्या मिलेगा, 1। So this is the final answer. We found out the weight, the force R, ये R force हमने find out किया just by using the Lami's theorem. Fine. और एक एग्जांपल ट्राई करते हैं, ठीक से देखना, और एक एग्जांपल। यहाँ पे एक सिस्टम दी हुई है, ठीक है, यहाँ से ऊपर एक स्ट्रिंग लगाई हुई है, वो स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक आ रही है, और बीच में एक ये लगाया हुआ है, वेट लगाया हुआ है, ये वेट जो है ये W वेट है, ठीक है ना, इसका वेट W है। तो एज शोन इन फिगर द टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल कॉर्ड, ये वाला हॉरिजॉन्टल कॉर्ड जो है, इसमें टेंशन 30 न्यूटन है, द वेट ऑफ W एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग OA इन न्यूटन्स R, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब ठीक से देखना, यहाँ पे हम एक इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं, ये पूरी की पूरी सिस्टम जो है, ये पूरी की पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ऐसे कहा गया, ठीक है ना, पूरी की पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में ऐसे कहा गया। इक्विलिब्रियम में इसका मतलब क्या है कि फोर्सेस एक्ट तो हो रहे हैं लेकिन कैंसल आउट हो रहे हैं, फोर्सेस एक्ट जो हो रहे हैं लेकिन कैंसल आउट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, कभी भी इक्विलिब्रियम में अगर हम जाते हैं तो ऑलवेज वी चेक द हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, एंड वर्टिकल इक्विलिब्रियम यानी वर्टिकल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हम देखते हैं, ये आपको डिटेल में होगा व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अभी बस याद रखना कि जब कभी भी हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम एंड वर्टिकल इक्विलिब्रियम सेपरेटली, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस सेपरेटली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एंड वर्टिकल फोर्सेस सेपरेटली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर वो काम कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसके बाद वही स्ट्रिंग यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो यहाँ पे तो 30 न्यूटन का स्ट्रिंग में टेंशन है, ठीक से देखना, यहाँ पे तो 30 न्यूटन का टेंशन उन्होंने बोला है। ये वाला जो स्ट्रिंग में टेंशन है, ये वाला स्ट्रिंग में जो टेंशन है, ये वाला टेंशन ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, और मुझे क्या करना है कि टेंशन इज अ फोर्स, तो ये जो फोर्सेस है मुझे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली इक्वल होने हैं, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, ये पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, एंड वर्टिकल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। कैंसल आउट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल में जितना लेफ्टवर्ड फोर्स है उतना ही राइटवर्ड फोर्स है, एंड वर्टिकल में जितना अपवर्ड फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स है। अगर ऐसे है तो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे ये वाला जो फोर्स है टेंशन वाला, ये वाला जो T है टेंशन, मुझे इसको रिजॉल्व करना पड़ता है।
तो मैंने इसको रिजॉल्व किया, तो एक कंपोनेंट उसका वर्टिकल मिल गया, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल मिल गया। वर्टिकल कंपोनेंट जो था वो t cos 30 मिल गया, ठीक है, बिकॉज उसके साथ एंगल पता है। मैंने कल आपको बोला था कि रिजोल्व करते वक्त जिसके साथ एंगल पता है वो कॉस कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल पता नहीं है वो साइन कंपोनेंट। यानी अब ये जो t है, अब ये मैं t को निकाल दे सकता हूं, बिकॉज नाउ दिस t इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस t cos 30 एंड t sin 30। इन दोनों से ये हो सकता है, ठीक है, रिप्रेजेंट हो सकता है। नाउ अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, बिकॉज नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग द सेम फोर्स बाय टू डिफरेंट फोर्सेस, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। हाँ, अब क्या कर सकता हूं मैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, जितना लेफ्टवर्ड फोर्स है उतना राइटवर्ड फोर्स है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो जितना लेफ्टवर्ड फोर्स है उतना ही राइटवर्ड फोर्स है, अगर आप पूरी की पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। वैसे ही जितना अपवर्ड फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स है, ठीक है, जितना अपवर्ड फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स है। तो अगर ऐसे हो रहा है तो मुझे दो इक्वेशंस मिल जाते हैं। ये वाला एक इक्वेशन मिला मुझे, ये दूसरा वाला इक्वेशन मिला। दो अननोन्स हैं, ये एक अननोन है, ये दूसरा अननोन है, ठीक है। सो टू अननोन्स, टू इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। सो t इज इक्वल टू 60 न्यूटन एंड w इज इक्वल टू 30√3 न्यूटन मिल जाता है। यहाँ पे sin 30 की वैल्यू 1/2 रख दो, सो 1/2 इधर जाके मल्टीप्लाई होकर 60 हो जाएगा। सो t इज इक्वल टू 60 न्यूटन मिल जाएगा। ये t की वैल्यू यहाँ पे रख दो, यू विल गेट द w इज इक्वल टू 30√3 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमने क्या किया, हमने लामिस थ्योरम बेसिकली यूज नहीं किया यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ लामिस थ्योरम व्हाट वी यूज्ड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इक्विलिब्रियम यूज किया हम लोगों ने। अब यहाँ पे हम लामिस थ्योरम यूज करके देखेंगे कि ये सारा धिंगाना करने से अच्छा है कि लामिस थ्योरम यूज करें। तो यहाँ पे मुझे तीन फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं। यस, ये नीचे वाले डायरेक्शन में W फोर्स है, ये राइट वाले डायरेक्शन में 30 न्यूटन का फोर्स है, इस वाली डायरेक्शन मुझे T न्यूटन का फोर्स है। तो मुझे यहाँ पे एक एंगल मिल रहा है, ये एंगल कितना है, ये एंगल है 120 डिग्री, ठीक है ना। ये एंगल कितना है 120 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है, ठीक से देखो, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक से देखो, ये वाला एंगल, तो ये अगर 90 डिग्री मिल जाता है तो ये 90 डिग्री और प्लस ये 30 है तो ये 60, यानी टोटल ये वाला टोटल एंगल कितना मिलता है मुझे 150 डिग्री मिलेगा, ठीक है। ये टोटल एंगल 150 डिग्री, यानी तीन एंगल्स हैं। 120 डिग्री इज रिलेटेड विथ दिस W, समझ में आ रही बात, 120 डिग्री इज रिलेटेड विथ दिस W। ये 90 डिग्री इज रिलेटेड, ठीक है ना, ये 90 डिग्री इज रिलेटेड विथ दिस A, यानी ये टेंशन वाला फोर्स इसके साथ रिलेटेड है। एंड ये 150 डिग्री जो है वो रिलेटेड है 30 न्यूटन के साथ। तो लामिस थ्योरम यूज करके फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T, ठीक है ना, तीनों एंगल्स पता है आपको। सो लामिस थ्योरम यूज करके फाइंड आउट द एंगल वैल्यू ऑफ T एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ W, एंड वो इसके साथ टैली करके देखो, ठीक है। मैंने आपको एक मेथड बताई जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम करके है, आपको लामिस थ्योरम, ठीक है ना। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम से मैंने इसलिए फाइंड आउट किया आपको, यहाँ पे ये लगेगा नहीं आपको अभी, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के वक्त लगेगा। अभी मैंने ये फाइंड आउट किया जस्ट टू शो यू दैट कि ये T की वैल्यू इतनी आ रही है, ठीक है। लेकिन हम इससे अभी फाइंड आउट नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज विथ लामिस थ्योरम। तो यहाँ पे ये लामिस थ्योरम यूज करके फाइंड आउट करने की कोशिश करो। लामिस थ्योरम यूज करते वक्त आपको रिजॉल्व वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक एंगल मिलेगा, ये वाला एंगल, ये आपको T मिलेगा, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको 30 न्यूटन का मिलेगा, ये नीचे वाली डायरेक्शन में आपको फोर्स मिलेगा W। ये वाला एंगल है आपका 120 डिग्री, ये वाला एंगल है आपका 150 डिग्री, ये वाला एंगल है आपका 90 डिग्री, ये वाला एंगल है आपका 90 डिग्री। सो तीन एंगल्स मिल गए, तीन फोर्सेस मिल गए। लामिस थ्योरम यूज करो एंड फाइंड आउट द वैल्यूज, ठीक है। सो दैट इज द लामिस थ्योरम। यहाँ पे आपका वेक्टर अलजेब्रा रिक्वायर्ड फॉर द फिजिक्स खत्म हो जाता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, ठीक है। इसका जो भी डाउट्स होंगे यू कैन सेंड इट टू मी। थैंक यू।